समाजवादियों के साथ एक विशेषता थी कि वो गांधी के साथ जुड़े हुए थे और गांधी का बहुत स्नेह उनको प्राप्त था, चाहे जयप्रकाश जी हों, चाहे लोहिया हों, आचार्य नरेंद्र देव हों, बाकी लोग हों, बहुत स्नेह प्राप्त था। और एक ढंग से देखिए कि जो आज़ादी की अंतिम लड़ाई हुई थी 1942 में, जिसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट करते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो कहते हैं, जो आम तौर पर विद्यार्थी हैं उनको ये लगता है कि ये अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया होगा, लेकिन महात्मा गांधी ने ये नारा नहीं दिया। वो भी हमारे पुरखे थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है नारा दिया। महात्मा गांधी जो है वर्धा आश्रम में नेशनल कमेटी की मीटिंग हो रही थी और उसमें यह तय हुआ कि हम लोग जो है अंतिम लड़ाई अंग्रेजों से 1942 में करेंगे। उस समय हुआ कि कौन सा नारा दिया जाए। गांधी जी ने कई लोगों से पूछा, राजा गोपालाचारी सहित सब लोगों ने खूब सुझाया, लेकिन यूसुफ मेहर अली उन्होंने कहा क्विट इंडिया, और गांधी जी ने तुरंत उसको पकड़ लिया कि हाँ ये नारा सबसे मुफीद होगा। 47 वर्ष की उम्र में यूसुफ मेहर अली का देहांत हुआ। उसके पहले वो साधारण आदमी नहीं थे। उसके पहले 1927 में यहाँ साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन आया था कि भारतवर्ष की स्थिति का अध्ययन करके यहाँ और जो है किस तरह से जनता के हाथ में अधिकार दिया जा सकता है। उस कमीशन में 7 जो है MP अंग्रेज MP थे, एक भी हिंदुस्तानी उसमें नहीं था। देश को अपमानजनक लगा, भाई आप आए हैं हमारी हालत जानने के लिए, आप ये टेस्ट करने के लिए कि हमारे अंदर अपना राज चलाने की योग्यता है कि नहीं, और उसमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं है। लोगों ने कहा कि नहीं हम विरोध करेंगे, और उसी समय ये नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने, साइमन गो बैक। और सिर्फ नारा ही नहीं दिया था, अजब अजब लोग थे। उनकी एक जमात थी नौजवानों की, और उन्होंने तय किया कि हम लोग मोटर बोट लेकर के जिस जहाज से ये साइमन कमीशन आ रहा है उसको जो है जहाज पर ही प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे। लेकिन किसी तरह से सरकार को मालूम हो गया, वहाँ इस कार्यक्रम को जो है असफल कर दिया सरकार ने। तो कूली का कपड़ा पहन करके उनका जो युवा संगठन था, उसके जो नौजवान थे, कूली का कपड़ा पहन करके वो जहाज में चले गए और वहाँ इन लोगों ने नारा लगाना शुरू किया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अब समझिए कि वहाँ किस तरह से क्या हालत हुई होगी, किस तरह से लाठी डंडा चला। 3 बार लाठी डंडा वहाँ जो है चला इन लोगों को वहाँ से भगाने के लिए। और ये जो नारा था साइमन गो बैक, ये देश का नारा बन गया। इस तरह के कमाल के आदमी थे, कमाल के आदमी थे। सोशिस्टों से उनका मैंने हम पहले उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। हमने सुना था कि जयप्रकाश नारायण उनके यहाँ बम्बई में ठहरते थे, और जयप्रकाश जी को उनके किसी अमेरिकन दोस्त ने वो क्या नाम है सेफ्टी रेजर जो है भेंट किया था। और सेफ्टी रेजर लेकर के जब वो दाढ़ी बनाते थे तो बड़ा मजाक में हंसते हुए कहते थे कि यूसुफ जानते हो इस तरह का सेफ्टी रेजर बम्बई में किसी के पास नहीं। बम्बई में तो बड़ा ये में लिखा है उन्होंने, यूसुफ मेहर अली ने, बड़ा गुस्सा आता था कि मतलब बताइए समाजवादी आदमी है और कह रहा है कि देखो इस तरह का मैंने किसी बम्बई में किसी के पास नहीं होगा। फिर उन्होंने लिखा है कि जयप्रकाश का मासूम चेहरा, खूबसूरत चेहरा जब देखते थे दिल से निकलता था कि नहीं छोड़ो, ये इतना मुलायम और खूबसूरत चेहरा के लिए ही ऐसे की नजर बना हुआ। इस तरह का एक आत्मीय संबंध उन लोगों में था। अब देखिएगा 1942 का जो आंदोलन है, उस आंदोलन में मैंने जब सारे कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हो गए, पूरी तरह से अंग्रेजों ने कुचला। कितने लोगों को गोली से मारा गया, कितने लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, कितने लोग जेल गए। एक निराशा का माहौल छा गया था देश में। उस समय जयप्रकाश नारायण ऐसे थे जिनको हम लोग कहते थे कि 42 के अग्रदूत। हजारीबाग जेल से भाग गए, उस कहानी को पढ़िए किस तरह से हजारीबाग जेल से वो निकले और जंगल जंगल घूमते हुए उनके पैर में
वो भेल नाम का रोग हो गया था, उनसे पैदल नहीं चला जाता था। रामनंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह जैसे लोगों ने कंधा पर बैठा करके 6-7 दिन जो है उनको चलने के बाद वो लोग किसी तरह से बाहर जो है उस जंगल से निकल पाए। गजब हालत थी यही। हनुमान नगर नेपाल में बिहार से सटा हुआ, वहाँ गिरफ्तारी हो गई प्रकाश जी के भी और डॉक्टर भैया के बंद कर दिए गए हवालात में। ये खबर सूरज बाबू के यहाँ पहुंची। 30 किलोमीटर तक लगातार दौड़ते हुए सूरज बाबू का ये था आजाद दस्ता। आजाद दस्ता नाम का संगठन था। वो दस्ता के लोग दौड़ते हुए हनुमान नगर पहुंचे और हनुमान नगर में जो हवालात का ताला था उसको गोली से तोड़ा। उसके पहले वहाँ जो बिजली का बल्ब जल रहा था उसको जो है निशाना लगा करके उड़ाया। उसके बाद सिपाही से ताला खोल करके उन लोगों को हवालात से निकाला। डॉक्टर लोहिया चश्मा पहनते थे, चश्मा गिर गया और चश्मा टटोल रहे हैं, तब एक आदमी ने उनके छाती पर रिवॉल्वर भिड़ा दिया। गोली चलने वाली थी तो लोहिया ने कहा कि अरे अरे भाई मैं लोहिया हूँ। इस तरह से उनकी जान बची। ये हालत था। वहाँ से कैसे कैसे लोग भागे और वही 42 में पकड़ाए, लोहिया भी पकड़ाए, जयप्रकाश भी पकड़ाए और दोनों को लाहौर जेल में रखा गया। जयप्रकाश जी के बारे में लिखा है, रामकृष्ण पेरीपुरी ने उनकी जी जीवनी लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनको बर्फ के सिल्ली पर सुता करके उनको टॉर्चर किया गया। हालांकि बाद में जयप्रकाश जी ने खुद कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन डॉक्टर लोहिया को तो तोड़ दिया। डॉक्टर लोहिया को जिस ढंग से टॉर्चर किया गया लाहौर किला जेल में, अपने बारे में ज़्यादा वो बताते नहीं थे, उनको सोने नहीं दिया गया कई दिनों तक, उनको तरह तरह से टॉर्चर किया गया। लोहिया जब जेल से छूट करके आए बिल्कुल जर्जर हालत में थे। लोहिया ने फिर गोवा में आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की। वो गए गोवा आराम करने के लिए लाहौर जेल से छूटने के बाद, और वहाँ जाने के बाद उनको पता चला कि अंग्रेजों के राज से ज़्यादा माने अन्याय करने वाला, जुल्म करने वाला राज जो है पुर्तगालियों का है। और पुर्तगालियों की जो वहाँ हालत थी, लोग आए लोहिया से मिलने के लिए और वहीं जो आराम करने के लिए गए थे उन्होंने वहाँ आंदोलन शुरू किया। आपको आश्चर्य होगा, 2 बार लोहिया वहाँ गिरफ्तार हुए, लेकिन महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने लोहिया जब तक गिरफ्तारी रही लगातार लोहिया के पक्ष में बोलते रहे। लेकिन लोहिया के उस आंदोलन के पक्ष में जवाहरलाल नेहरू ने भी कभी बयान नहीं दिया, बल्कि जवाहरलाल नेहरू का कहना था वो तो खुशी है, जब चाहेंगे उसको पुर्तगालियों को पसंद देंगे वहाँ। और 1961 में देश आज़ाद हुआ, 1947 में, और गोवा आज़ाद हुआ 1961 में जाकर। इतने दिनों के इंटरवल के बाद, 17 साल के बाद जो है गोवा को आज़ादी मिली। इसके पीछे भी आप देखिएगा समाजवादियों का इतिहास है। 2 साल मधुरी में वहाँ जेल में रहे, 2 साल रहे और हल्ला हो गया मधुरी में के बारे में कि मधुरी में जेल में मर गए। उनकी जो पत्नी थी चंपाली में, उन्होंने इसके बारे में लिखा है क्या हालत हो गई थी, कोई जानकारी नहीं मिल रही थी कि वाकई मधुरी में जिंदा है या मर गए। तो साथियों, हमने ये जिक्र इसलिए किया कि हम लोग का जो अतीत है कैसा अतीत रहा है, लेकिन उस समय जो सपना देखा था आज़ाद देश कैसा होगा। गांधी ने लिखा है मेरे सपनों का भारत, और खुद क्या नाम है, अरे लोहिया से लेकर के यूसुफ मेहर अली और जयप्रकाश नारायण तक सब लोगों ने जो कल्पना किया था आज़ाद देश कैसा होगा, आज़ाद देश कैसा होगा, इसका लक्ष्य तैयार हुआ था। रघु भाई यहाँ मौजूद हैं। हम लोग जब जवान थे नारा लगाया करते थे, अंग्रेजी में काम न होगा फिर से देश गुलाम न होगा। हम लोग नारा लगाते थे कि 100 से कम 1000 से ज़्यादा समाजवाद का यही तकाजा, ये नारा लगता था। भंगी का संतान हो या राष्ट्रपति का हो संतान, सबकी इच्छा एक समान, ये उनका नारा था। डॉक्टर लोहिया का ही कमाल था कि उन्होंने, डॉक्टर लोहिया का ही कमाल था कि सुखो रानी मेहतरानी, वो मैंने गायत्री देवी से सुखो रानी मेहतरानी को लड़ा दिया था। एक तरफ महारानी और एक तरफ मेहतरानी, ये हालत थी डॉक्टर लोहिया की। हम लोग बहुत लोग नहीं जानते हैं, हमारे यहाँ जो बिहार में ये समता की मां उसको लोहिया ने निकाला। वो जा रहे थे लोहिया से घाटी की तरफ से और वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी, और वहाँ का जो माने मुंशी था उसके साथ जो है मजदूरी को लेकर के वो झगड़ रही थी।
डॉक्टर लोहिया ने देखा, उनको लगा कि अरे ये तेजस्वी महिला कौन है, और उसको पार्टी में शामिल किया और वही जाकर के मैंने MP बनी पहली दफ़ा। इस तरह के डॉक्टर लोहिया थे। तो हम लोग ने आज़ादी के समय जो सपना देखा था वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ। गैर बराबरी उसी तरह से अभी भी जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको हक के लिए लड़ना पड़ता है। आज के दिन में कैसा व्यवहार हो रहा है उनके सामने, इस देश को किस तरह से फासिबाद की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, ये साधारण चुनौती नहीं है। एक चुनौती हम लोगों के सामने आज़ादी के बाद आई थी, मैंने इमरजेंसी के रूप में इंदिरा गांधी ने जब देश में इमरजेंसी लगाई थी, लोकतंत्र की वो लड़ाई थी, इमरजेंसी का प्रावधान हमारे संविधान में था, इंदिरा गांधी ने उस प्रावधान का इस्तेमाल किया। लेकिन आज जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, ये सरकार बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। ये आदमी जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, ये मेगलोमैनियाक है, ये मेगलोमैनियाक है। ऐसा भी आदमी हो सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हमको याद है आशीष नंदी नाम के एक आदमी ने, जिस समय नरेंद्र मोदी को कोई नहीं जानता था, उसका इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू के बाद ये कहा था कि जो फांसी एक आदमी जो है किस तरह से फासिस्ट बन रहा है, उसका नमूना जो है ये आदमी है जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं। हमको याद है 2013 में 2014 में इनकी सरकार बनी, 2013 में हम राज्यसभा में थे, नीतीश जी ने हमको भेजा था राज्यसभा में, और वहाँ हमने गया में शिविर लगा था जनता दल यूनाइटेड का, और हमने कहा था नीतीश जी को, और मंच पर जितने लोग बैठे हुए थे, शरद यादव वगैरह सब, हमने कहा कि इस आदमी को हल्के मत दीजिए, ये आदमी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। जो चाय बेचने वाला आदमी था, आज प्रधानमंत्री की कुर्सी का सशक्त दावेदार है, उसको हल्के मत दीजिए। हमको डर लग रहा है इससे, अगर ये इसके हाथ में सत्ता आ गई तो बहुत ही डरावना होगा। इसलिए इसके रग रग में RSS की विचारधारा दौड़ रही है, और RSS की विचारधारा जो है वो देश के लिए खतरनाक है। सब लोगों ने देखा था, लेकिन किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। बल्कि हम कहें कि अगली बार हमको राज्यसभा में नीतीश जी ने भेजा नहीं, और पार्टी से भी निकाल दिया। ये हालत रही है, समय पर हम लोग चेते नहीं, उसके चलते आज ये स्थिति पैदा हुई है। आज हमको खुशी है कि आज फिर लालू यादव के साथ मिल करके नीतीश कुमार जो है इस लड़ाई को फिर से लोकतंत्र के ऊपर जो खतरा है, उस खतरा को दूर करने की लड़ाई पर जो है काम सक्रियता के साथ हो रहा है। हम लोग को इस बात की खुशी है कि तेजस्वी यहाँ मंच पर बैठे हैं इस मजबूती के साथ। अभी जो बिहार में नौकरियों की बहार आई, हमको याद है जब असेंबली का चुनाव हो रहा था, उस समय तेजस्वी जो है गेट के बाहर की तरफ गए, प्रेस के लोग मौजूद थे, नित्यानंद राय ने कोई कॉमिडल बयान दिया था। हमको लगा कि तेजस्वी जो है उसके बारे में कुछ काउंटर करेंगे, लेकिन वहाँ जाकर बिल्कुल अलग बात। तेजस्वी का कहना था कि हमारी सरकार बनेगी और पहला जो कैंडिडेट होगा उससे 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। उस चुनाव में आप याद कीजिए कि रोजगार, बेरोजगारी यही मुद्दा बना था, और आज उसी दिशा में काम हो रहा है। जब सरकार बनी तो उसी दिशा में काम हो रहा है। और उस समय क्या कहा था नीतीश जी से वो अलग बात है, लेकिन आज जो है माने बिहार भर में चर्चा है। 1,22,000 शिक्षकों ने ज्वाइन किया, दूसरा जो है तैयार है 1,22,000 का। बाद में हमने देखा कि 1.5 लाख जो है स्वास्थ्य विभाग में नौकरियों का लिखी जगह है, उसका जो है निकलने वाला है। आज ये स्थिति है कि बिहार में एक बदलाव हो रहा है, और हमको पूरी उम्मीद है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, बिहार में जो 40 सीट है, अगर हम लोग 40 में 40 जीत जाते हैं, जिसकी संभावना है, तो दिल्ली में भी सरकार बनने वाली नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये पक्का आप लिख लीजिए। इसी के साथ मैं रघु भाई का, विजय प्रताप नहीं आए हैं, साहू जी आए हैं, इन लोगों का स्वागत करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।